तो गाइस आज हम लोग सीखने वाले हैं टैक्सेशन, ठीक है। तो टैक्सेशन का मतलब क्या, वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ टैक्स, राइट। सो बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, यहाँ पे दो टाइप के टैक्स होते हैं, देखो, इनडायरेक्ट टैक्स और एक होता है डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और ये जैसे कि मान लो ये जो आदमी है, ये आदमी सपोज मान लो हमारा गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट दैट इज द कलेक्टिंग एजेंट इज बैंक। जो कलेक्टिंग एजेंट होता है वो कौन होता है? बैंक। आप किसी भी बैंक में अपना टैक्स जमा कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहानी क्या होता है, ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज पेड बाय द कॉमन पीपल बट नॉट डायरेक्टली। ये लोग डायरेक्टली नहीं देता है इसको, ये किसी के थ्रू देता है, दैट इज वाया। और डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ये दीज आर द रिच पीपल, राइट। द रिच पर्सन और मिडिल क्लास पर्सन। तो मिडिल क्लास और रिच वाले लोग जो होते हैं, ये लोग जो होता है, ये लोग देते हैं डायरेक्ट टैक्स, राइट। तो और ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, दे आर पेड बाय एवरीवन बट नॉट डायरेक्टली, वाया वाया समवन। सो ये जो टैक्सेशन सिस्टम है, दिस टैक्सेशन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द इंडियन टैक्स सिस्टम, राइट। इंडियन टैक्स सिस्टम कैसे हम लोग काम करता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स के दो पार्ट होते हैं, एक होता है इनकम टैक्स और एक होता है वेल्थ टैक्स। दिस इज पेड डायरेक्टली टू गवर्नमेंट, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और इन द नेम ऑफ इनकम टैक्स। और ये जो होता है डायरेक्ट टैक्स, जो इनकम टैक्स, इट इज गवर्नड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1962 विच हैज बीन एनेक्टेड। बट ये रेडी कब हुआ था? 1961 को ये रेडी हो गया था। बट ये लागू कब हुआ था पूरे भारतवर्ष में? 1962 को। दूसरा कहानी, और इनडायरेक्ट टैक्स हमारे भारतवर्ष में हम लोग कैसे देते हैं? जीएसटी के जरिए, वैट के जरिए, कस्टम और एक्साइज। तो वैट क्या होता है? वैट लगता है तुम्हारा, जैसे कि मान लो वैट जो होता है ये स्टेट गवर्नमेंट लेता है ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। कस्टम जो होता है ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है। और एक्साइज जो होता है ये मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, अल्कोहल, ये सब पे क्या लगता है? एक्साइज लगता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हम लोग डायरेक्ट के बारे में अभी फिलहाल ज्यादा फोकस करेंगे। तो डायरेक्ट टैक्स सरकार कैसे लेती है, तो इसके लिए कुछ चीजों का जानना बहुत जरूरी है, दैट इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग। वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड द फाइनेंशियल ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है? सपोज 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये जो होता है ये डेट, दिस इज द मेन डेट, दैट इज 1 अप्रैल 31 मार्च। इसी साल का हम लोग सारा कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे सपोज एक एग्जांपल पकड़ते हैं, 1 अप्रैल 24 से 31 मार्च। आज का करेंट डेट क्या है? करेंट डेट सपोज मान लो ये है 20 जून 2025। सो करेंट डेट मतलब ये कौन सा साल चल रहा है? 25-26। तो 25-26 जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ईयर। और इसका ठीक पिछले साल जो होता है दैट इज 24, वो 1 अप्रैल 24 से 25, दैट इज 24-25 इज माई प्रीवियस ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर। तो इस क्षेत्र, इस कहानी के अनुसार क्या होगा? हमारा प्रीवियस ईयर इस डेट के अनुसार ये होगा। उसी तरीके से सपोज मान लो मैं अगर 20-4-23 का बात कर रहा हूँ, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 23-24। सो हमारा पीवाई क्या होगा? 22-23। और अगर मैं 23 में 2021 बोल रहा हूँ, दैट इज 21-22, द प्रीवियस ईयर वुड बी 2021। सिमिलरली अगर मैं 24-7-26 बोल रहा हूँ, तो वी आर टॉकिंग अबाउट 26-27, दैट मीन्स 25-26। उसी तरीका से ये जो होता है, ये होता है हमारा असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब क्या होता है? असेसमेंट ईयर हम लोग यहाँ पे बैठ के कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट। बट हम लोग यहाँ पे टैक्सेशन में हम लोग कैलकुलेट नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं कंप्यूट, दैट इज कंप्यूटेशन, राइट। और असेसमेंट मतलब, असेसमेंट, कैलकुलेट एंड कंप्यूटेशन आर द सेम थिंग। हम लोग क्या करते हैं? एसेस करते हैं। किसका एसेस करते हैं? प्रीवियस ईयर, दैट इज द प्रीवियस ईयर का हम लोग एसेस करते हैं इनकम इस साल में। तो हमारा असेसमेंट ईयर क्या हो गया? 25-26। जैसे कि ये जो डेट है 23-28 अप्रैल 2023, दैट इज 23-24, ये जो करेंट ईयर होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं असेसमेंट ईयर, ठीक है। जैसे कि ये हो गया हमारा असेसमेंट ईयर, राइट। नेक्स्ट, तो इस बेसिस में हम लोग एसेस जो करते हैं, एसेस किसका इस इनकम करते हैं? हम लोग बोलते हैं एसएससी। दीज आर द पर्सन, ठीक है। एसएससी कौन होता है? जो पर्सन होता है जिसका हम लोग इनकम एसेस करते हैं, ठीक है। तो एन एसएससी इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स
और एनी अदर अमाउंट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। अब यहाँ पे एसएससी के टाइप्स क्या क्या होता है, जैसे कि मान लो एक होता है नॉर्मल एसएससी, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। नॉर्मल एसएससी वो होता है जिसका जो इनकम टैक्स देने के लिए खुद लायबल हो, ठीक है, जिम्मेदार हो कि मेरे को टैक्स देना है और मुझे इतना टैक्स देना ही पड़ेगा, ठीक है। वी विल हैव टू कैलकुलेट द टैक्स, वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेसन्स। रिप्रेजेंटेटिव टैक्स क्या होता है, लायबल टू पे टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ समवन दैट इज गार्जियन एजेंट, या फिर मान लो अपना आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न कोई चार्टर अकाउंटेंट के अंदर करवा रहे हैं, तो आपका सीए जो आपको आपके नाम पे टैक्स दे रहा है दैट इज रिप्रेजेंटेटिव एसएससी। ओके। डीम्ड एसएससी का मतलब क्या होता है, पर्सन कंसिडर्ड एट एन एसएससी बाय लॉ, दैट इज अगर सपोज मान लो कोई जैसे मान लो हमारे धीरू भाई अंबानी जो देहांत कर गए थे, तो उनके मरने के बाद उनका जो बेटा था मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, उन लोग जो दे आर द डीम्ड एसएससी ऑफ रिलायंस इंडिया लिमिटेड। ओके। तो जैसे कि लीगल हेयर ऑफ द डिसीज्ड पर्सन दे आर नोन एज अ डीम्ड एसएससी। एसएससी इन डिफॉल्ट का मतलब क्या, दे आर फेल टू डिडक्ट और डिपॉजिट टैक्स एज रिक्वायर्ड, ठीक है। दैट इज फेल टू डिडक्ट और डिपॉजिट, जैसे मान लो मैंने टैक्स मेरे मुझे टैक्स देना है, या आई एम लायबल टू पे टैक्स, दैट इज अ पर्सन का टैक्स लाइबिलिटी होता है सपोज 10,000 लाइबिलिटी, ठीक है, और इसको पेमेंट करना है 31 जुलाई के अंदर, ये बंदा ये पेमेंट नहीं किया, तो मतलब क्या हो गया, ही इज एसएससी इन डिफॉल्ट। दैट इज पर्सन जो अपना पैसा नहीं दे पा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे अपना टैक्स लाइबिलिटी पेमेंट नहीं किया, डिफॉल्ट कर दिया, तो उसे एसएससी इन डिफॉल्ट करता है। तो ये जो एसएससी होता है, एसएससी में पर्सन जैसे मैंने बताया, तो पर्सन के अंदर कौन कौन से कैटेगरी होते हैं, इंडिविजुअल, HUF कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो इंडिविजुअल मतलब दैट इज एवरी पर्सन इज assessed to tax on the basis of their status application tax rates। तो अब जैसे कि मान लो इंडिविजुअल कौन होता है, जो इंसान टैक्स भरता है अपने नाम पे, HUF मतलब द हेड ऑफ द मेंबर, हेड ऑफ मेंबर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ता, ठीक है, कर्ता। और जो मेंबर होता है हेड ऑफ द मेंबर दैट इज हेड ऑफ द फैमिली मेंबर। अब कर्ता के अंदर जैसे मान लो HUF को बहुत लोग समझ नहीं पाते, इसका मतलब होता है जॉइंट फैमिली, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली में जो हेड होता है टैक्स लाइबिलिटी उन्हीं को भरना है। अब सपोज मान लो बहुत सारे मेंबर्स भी होते हैं, तो मेंबर को हम लोग बोलते हैं को पार्सनर। तो को पार्सनर आर नॉट लायबल, इन लोगों का जो टैक्स, इन लोगों का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट या फिर शेयर ऑफ इनकम जो भी बोल लो, ये नॉट टैक्सेबल होता है, एग्जेम्प्टेड होता है। अब कहानी क्या होता है, यहाँ पे हेड ऑफ द मेंबर हमारा टैक्स भरेगा, तो जाहिर सी बात है हेड ऑफ द मेंबर सबका इनकम को मिला के टैक्स भरेगा, तो ये ऑलरेडी इसके नाम पे टैक्स चला जाता है, इस वजह से को पार्सनर जो मेंबर होता है उसके नाम पे टैक्स नहीं कटता है। तो HUF मतलब जॉइंट फैमिली, जैसे कि तुम्हारा घड़ी डिटर्जेंट पाउडर अगर आपने सुना होगा, तो घड़ी डिटर्जेंट पाउडर पाउडर जो है ये आपका जॉइंट फैमिली है, MDH, दिस इज ऑल्सो जॉइंट फैमिली बिजनेस। तो ये सब हो गया हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। कंपनी मतलब तुम्हारा प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड कंपनी। फर्म का मतलब हो गया आपका जैसे कि तुम्हारा पकड़ लो कोई भी एसोसिएट, ठीक है, फर्म वगैरह। AOPN बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब ग्रुप ऑफ कंपनी, जैसे मान लो तुम्हारा क्लब, क्लब हो गया, सोसाइटी हो गया, ये सब जो हो गया एक पर्सन का मिला के ग्रुप बनाता है, ग्रुप बना के ये लोग कुछ अर्निंग करते हैं, तो क्लब सोसाइटी इसके अंदर आता है। लोकल अथॉरिटी का मतलब हो गया जैसे कि मान लो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, पुरसभा, ठीक है, पंचायत, ये सब हो गया लोकल अथॉरिटी, ये लोग भी टैक्स भरते हैं। तो इसका भी आता है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग अंडर द अबव कैटेगरी। AJP मतलब जो इन सब कैटेगरी में नहीं आता, जैसे कि मान लो अयोध्या में जो राम जी हैं वो हमारा हो गया AJP आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। तो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन वो होता है जिनके नाम, जैसे कि जिसके नाम हम लोग ट्रस्ट क्रिएट करते हैं, जैसे कि मान लो तुम्हारा शिरडी वाले साईं बाबा, ठीक है, शिरडी के साईं बाबा हो गए। फिर आपका हो गया सपोज तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी। तो ये लोग जो हो गए ये लोग हो गए आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ठीक है। सोर्सेज ऑफ इनकम, अब इनकम का सोर्सेज क्या क्या होता है, जैसे कि हम लोग सेक्शन 14 के अंदर देखते हैं देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो 5 हेड्स ऑफ इनकम क्या क्या आता है, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे।
इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब क्या होता है, ये लोग जो होते हैं इन लोगों का इनकम तो हमें एसेस करना पड़ता है। तो अगर कोई आदमी सैलरी कर रहा है तो सैलरी के हिसाब से चेक करेंगे, कोई आदमी भाड़ा दे के घर कमा रहा है तो उसका होगा, कोई आदमी बिजनेस कर रहा है तो उस टाइप का इनकम होता है। कैपिटल गेन का मतलब होता है आप अगर अपना लॉन्ग टर्म एसेट या लायबिलिटी अगर आप बेचते हैं, एसेट्स अगर बेचते हैं, दैट इज कैपिटल एसेट अगर आप बेचते हैं तो उसमें आपको अगर प्रॉफिट होता है तो उसके अंदर ट्रीटमेंट क्या आएगा, इसके अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों होता है। और इन चारों इनकम के अलावा अगर आप किसी और टाइप का इनकम कर रहे हैं तो वो अदर सोर्सेज में जाएगा, जैसे कि बैंक से इंटरेस्ट मिलना, कंपनी से डिविडेंड मिलना, लॉटरी जीतना, रेस जीतना, गिफ्ट मिलना, ये सब आपका इसमें चला जाता है। किसमें? दैट इज द रेसिडुअल इनकम कम्स अंडर अदर सोर्सेज। अब क्या होता है यहाँ पे हम लोग देखेंगे टोटल इनकम। टोटल इनकम को हम लोग टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं। टैक्सेबल इनकम मतलब इसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसी टैक्सेबल इनकम के अंदर हम लोग टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। अब ये टैक्स लायबिलिटी हम लोग टोटल इनकम निकालते हैं कैसे? दैट इज पहले सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर बिजनेस प्रोफेशन का इनकम लिखते हैं, फिर कैपिटल गेन। ठीक है, तो कैपिटल गेन मतलब क्या होता है, फिलहाल 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% का टैक्स देना पड़ता है। ये दोनों मिलाने के बाद ये होता है, तो ये सब आया, ऐड हुआ, फिर अदर सोर्सेज को भी ऐड करते तो हमारा आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। इसको क्या बोलते हैं, पांचों हेड का इनकम मिला के हम लोग बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। अब इसके अंदर डिडक्शन होता है हमारा चैप्टर 6A का, दैट इज अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो ये सारा डिडक्शन करने के बाद जो आएगा इसको हम लोग बोलते हैं टोटल इनकम या फिर टैक्सेबल इनकम। ठीक है, तो टैक्सेबल इनकम इसको बोला जाता है। हम लोग इसके बारे में और डिटेल देखेंगे। एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है, इट मींस द एसएससी नीड टैक्स प्लानिंग एंड टू अवेल दिस एग्जेम्पशन। मतलब आपको टैक्स प्लान करना होगा अगर आपको एग्जेम्पशन चाहिए। एग्जेम्पशन मतलब क्या होता है, छूट। ठीक है, एग्जेम्पशन का मतलब क्या होता है, छूट। अब इसमें जैसे कि मान लो आपका, सपोज मान लो आपने हाउस रेंट अलाउंस लिया तो उसके बेसिस पे आपको कुछ छूट मिलेगा। अगर आपने नहीं लिया है तो आपको नहीं मिलेगा, तो इसके लिए टैक्स प्लानिंग करना पड़ता है। डिडक्शन क्या होता है, ये मैंडेटरी होता है। ठीक है, मैंडेटरी जैसे कि मान लो कंपलसरी, मतलब आप कुछ करें ना करें आपको डिडक्शन मिलना ही है। तो कौन कौन सा, जैसे कि मान लो, अब जैसे कि मान लो इनकम जो कि एग्जेम्प्ट है हमारा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, जैसे कि सेक्शन 210(2) के अंदर आता है इनकम फ्रॉम मेंबर ऑफ एचयूएफ। मेंबर मतलब को पार्टनर वाला, जैसे मैंने अभी बताया था, को पार्टनर जो भी इनकम करेगा वो एग्जेम्प्ट होगा। इनकम रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ एचयूएफ एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सेक्शन 10(2)A में क्या बोला जाता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में जैसे कि मान लो जब फर्म का जब इनकम टैक्स करते हैं, फर्म जैसे कि ऊपर में मैंने बताया था, तो फर्म का इनकम जब हम लोग एसेस करते हैं तो कहानी क्या होता है, वहां पे हम लोग ऑलरेडी टैक्स दे देते हैं। इस वजह से पार्टनर लोग का जो प्रॉफिट होता है वो टैक्स कट के इन लोग को मिलता है, इसलिए शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। नेक्स्ट क्या होता है, सम फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप वहां से आपको बोनस या फिर कोई सम अगर पैसा मिलता है तो वो क्या होता है, वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर आप एमपी एमएलए हैं और आपको अगर अलाउंस मिलता है, जैसे कि आपको ट्रैवलिंग अलाउंस, घूमने के फिरने के लिए पैसा अगर मिलता है, अगर आप एमपी या एमएलए है तो वो आपका एग्जेम्प्ट है। सेक्शन 1017(A) के अंदर क्या होता है, कोई भी अवार्ड बाय गवर्नमेंट और अप्रूव्ड पब्लिक इंटरेस्ट के जरिए अगर आपको मिलता है, अब अवार्ड कुछ भी हो सकता है, सरकार ने आपको 5 लाख रुपया दिया, 10 लाख रुपया, तो वो एग्जेम्प्ट है। सेक्शन 1020 इनकम ऑफ लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब क्या होता है, लोकल अथॉरिटी मतलब केएमसी वगैरह का जो इनकम होता है, वो लोग क्या करते हैं, कमोडिटी जैसे सप्लाई ऑफ कमोडिटी और सर्विसेज अगर देता है तो वो एग्जेम्प्ट होगा। डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट होता है कब तक, 1 लाख रुपया तक। अगर आपको डिविडेंड इनकम, अगर आपने बहुत सारा कंपनी में पैसा लगाया, आपको डिविडेंड मिलता है तो 1 लाख रुपया तक एग्जेम्प्ट होगा अंडर सेक्शन 1034। अगर 1 लाख रुपया इसके ऊपर जैसे कि आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अगला कहानी क्या होता है, इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड अगर आप बेचते हैं तो उसका इनकम आपका एग्जेम्प्ट होगा। और सेक्शन 1038 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर्स और यूनिट। अगर आपका इक्विटी शेयर यूनिट्स अगर आप होता है तो लिस्टेड इक्विटी शेयर से वहां से आपका क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है अप टू 1 लाख। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ टैक्सेशन, वी विल लर्न मोर अबाउट इट। थैंक्स।